हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया। जी हां दोस्तों, यूनेस्को का विरासत को भी नहीं बख्शा इन्होंने। जी हां, जिसके बाद हिंदू समुदाय में बहुत बड़ी बौखलाहट देखी गई है पाकिस्तान में। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने की हिंदू धर्म की सराहना। कहा विश्व में शांति स्थापना केवल हिंदू धर्म के मूल्यों को अपनाकर ही किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे मालदीव में लोगों की जान बचा रहा भारतीय विमान, तो दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कह रहा है राष्ट्रपति मौजूद। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाक के पूर्व गृह मंत्री का बहुत बड़ा वीडियो वायरल, भारत को दी धमकी। कहा पूरे हिंदुस्तान में 22 पाकिस्तान बनेंगे। बताएंगे दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, बेहतरीन सेना है और मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया। अदालत के आदेश पर हुआ ध्वस्त, यूनेस्को साइट को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदू और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला कुछ नया नहीं है। जब से पाकिस्तान बना तब से गैर मुस्लिमों के खिलाफ यहाँ अभियान चलते रहते हैं। इस बीच एक बार फिर मानवाधिकार का उल्लंघन देखने को मिला है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कथित तौर पर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। सिंध के हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। इसमें पाकिस्तान का पूरा प्रशासन शामिल रहा है। थार पार कर जिले के अधिकारियों ने मीठी शहर में इस मंदिर को तोड़ने के लिए एक अदालती आदेश का हवाला दिया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक LOC के पास हिंदुओं के एक और धार्मिक स्थल शारदा पीठ मंदिर को तोड़ा गया। इस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षा के आदेश के बावजूद तोड़ा गया। मंदिर के करीब एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन इसी साल होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाला यह अत्याचार कोई नई घटना नहीं है। यहाँ रहने वाले हिंदुओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें टारगेट करके हिंसा, हत्या और उनकी जमीनों को कब्जा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को साइट होने के बावजूद भी शारदा पीठ ध्वस्त होने से नहीं बच पाया है। ये विध्वंस पाकिस्तान में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा को लेकर सवाल उठाता है। इससे पहले जुलाई में भी एक मंदिर को तोड़ दिया गया था। कराची में मरी माता का मंदिर जमींदोज कर दिया गया। मंदिर को ध्वस्त तब किया गया जब पूरे इलाके में लाइट नहीं थी। बाहरी दीवार और गेट को छोड़कर अंदर का पूरा ढांचा ही तोड़ दिया गया जिससे बाहर पता ना लग सके। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान के बनने के साथ ही हिंदुओं में और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू हुआ है और आज तक दोस्तों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इवन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के इस बर्बर कृत्यों पर भारत को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को पाकिस्तान की हर एक चीज दिखाई देती है जब पाकिस्तान रोता हुआ कहता है कि उसके साथ ही गलत हो रहा है, और वो दोस्तों उल्टा भारत पर ही इल्जाम लगाता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। जबकि दोस्तों भारत में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी दुनिया भी ये बात जानती है। लेकिन पाकिस्तान जानबूझ करके भारत को गिराने की कोशिश में लगा रहता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने की हिंदू धर्म की सराहना। कहा विश्व में शांति स्थापना केवल हिंदू धर्म के मूल्यों को अपनाकर ही किया जा सकता है। जी हाँ, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थावीसिनी ने हिंदू धर्म को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। थाई PM ने आशा जताया है कि उथल पुथल से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक थाईलैंड प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। विश्व में हिंदुओं की एक प्रगतिशील और प्रतिभा संपन्न समाज के रूप में पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से इस भव्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि इस संयोजक सम्मेलन में RSS के सर संघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद रहे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी थाईलैंड के इस PM श्रेथा थावीसिनी को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ थैंक यू कहना मत भूलेगा। इनको अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव में लोगों की जान बचा रहे भारतीय विमान, दूसरी तरफ राष्ट्रपति सैनिकों को निकाल रहे देश से बाहर। बता दें मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। इस बीच मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने डोर्नियर विमान के जरिए एक मेडिकल रेस्क्यू किया है। ये विमान भारत की ओर से
से उपलब्ध कराया गया है। मोहम्मद मुइजू ने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू से सैनिकों को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया था। मोहम्मद मुइजू एक चीन समर्थक नेता हैं। उनका मालदीव की सत्ता में आना भारत के साथ खराब संबंधों की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मालदीव में किसी भी तरह के सशस्त्र सैनिक तैनात नहीं किए हैं। मालदीव में सिर्फ गश्ती जहाज, डोर्नियर विमान और 2 ALH हेलीकॉप्टरों के लिए चालक दल और टेक्नीशियन हैं। ये सभी विमान भी मालदीव के रंग में है। भारत के इन विमानों ने मालदीव के मानवीय मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 77 भारतीय सैन्य कर्मियों में से 24 हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करते हैं, 26 भारतीय दूसरे हेलीकॉप्टर और 25 भारतीय डोर्नियर विमान का प्रबंधन करते हैं। 2 कर्मी रखरखाव और इंजीनियरिंग के लिए तैनात हैं। ऐसे में दोस्तों एक तरफ भारत का यह विमान मालदीव के लोगों की ही जान बचा रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय सेनाओं से ऐसी क्या दुश्मनी है मुइजू की जो उनको मालदीव से बाहर निकालने में तुले हुए हैं। एक तरफ भारत का फायदा भी उठा रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ सैनिकों का कहीं ना कहीं वो अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको नहीं पता कि जब तक भारतीय सेना वहां पर मौजूद है मालदीव में, तब तक मालदीव का अस्तित्व भी बचा हुआ है। क्योंकि उसके बाद अगर चाइनीज सेना आती है दोस्तों, PLA सेना आती है, तो आप समझ सकते हैं कि मालदीव का अस्तित्व ही नाश और मिट जाएगा। क्योंकि चाइना कभी भी किसी की मदद नहीं करता, वो हमेशा अपनी मदद करता है दूसरों को लुभा करके। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का जितना ज्यादा उसके शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिए। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर शेख राशिद का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, पाक के पूर्व गृह मंत्री का वीडियो वायरल। भारत को दी धमकी, कहा पूरे हिंदुस्तान में 22 पाकिस्तान बनेंगे। जी हां, पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। वो हमेशा से भारत के किसी भी फैसले पर अपनी तरफ से विवादास्पद बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो NRC के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा कि भारत में कम से कम 22 पाकिस्तान बनेंगे। उन्होंने कहा आगे कि भारत सरकार NRC के नाम की स्कीम लाई है जो मुसलमानों के खिलाफ है। उन्हें यानी मुसलमानों को भारत के शहरों में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया है। पाकिस्तानी पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा कि भारत में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को भारत के लिए या फिर PM मोदी के लिए सहना आसान नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है तो हाँ, हम हैं, हम पूरे तैयार हैं। हमने इसके लिए स्मार्ट बम बनाया है। इसके लिए सरकार, तत्कालीन जो सरकार है उसने मुझे जिम्मेदारी दी है। दोस्तों शेख राशिद ने भारत को परमाणु बम तक की भी धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो परमाणु बम है उसकी पहुंच असम तक है। बहरहाल अब इस प्रकार का बयान देना, चाहे वो पुराना ही वीडियो वायरल क्यों ना हो रहा हो दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान में 22 पाकिस्तान बनने की जो बात कह रहे हैं ये शेख रशीद, आप इस पर क्या जवाब देंगे? शेख रशीद कह ले या पाकिस्तान की सरकार से एक पाकिस्तान तो झील नहीं रही है दोस्तों, एक पाकिस्तान को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे। गरीबी में लथपथ हो चुका है पूरा पाकिस्तान। एक एक जनता पर लाखों लाखों रुपए के कर्ज चढ़ा दिए गए हैं इन हुक्मरानों के द्वारा, और भारत में 22 पाकिस्तान बनाने की बात कह रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राजशाही बहाल करो, नेपाल में हिंदू नेता ने छेड़ दिया कहते हुए ये आंदोलन। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दरअसल भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस समय भीषण बवाल मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, जहां दुनिया के ज्यादातर देश लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं नेपाल में इसके ठीक उलट राजशाही की मांग हो रही है। राजधानी काठमांडू में गुरुवार को पुलिस और प्रदर्शनकारी समूहों के बीच जमकर झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ज्ञात हो गया 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित लोकसभा ने 240 वर्ष पुरानी राजशाही को समाप्त करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। और इस ऐतिहासिक पल के 15 साल बाद अब फिर से नेपाल में राजशाही की मांग हो रही है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने बताया है कि सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दोस्तों राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व दुर्गा प्रसाई कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाई एक उद्यमी और पूर्व माओवादी कार्यकर्ता हैं। वे KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पूरे नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है और लोकतंत्र को हटा करके राजशाही बहाल करने की बात कही जा रही है। बहरहाल दोस्तों आप क्या इस पर अपना राय रखेंगे, पक्ष रखेगा, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर आखिर भारत क्यों आ रहे मुस्लिम और अरब देशों के मंत्री। गाजा पर
दोस्त की बात मानेगा क्या इजराइल? बता दें इजराइल और हमास के बीच गाजा में अल्पकालिक संघर्ष विराम हो गया है। हमास और इजराइल में युद्ध के बीच खाड़ी के मुस्लिम देशों के मंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर्स के दौरे पर निकले हैं, स्थायी सदस्यों के दौरे पर निकले हैं और ये मंत्री चीन का दौरा कर चुके हैं और उनका भारत भी आने का प्लान है। इस प्रतिनिधि मंडल में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, जॉर्डन के डेप्यूटी पीएम एकमान सफादी, मिस्र के विदेश मंत्री सामे शौके और फलस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी शामिल हैं। ये मंत्री इस सप्ताह के अंत में दिल्ली आ रहे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा पश्चिमी एशिया में चल रहा संकट है। इन नेताओं का भारतीय विदेश मंत्री के साथ मिलने का प्लान है। इन सभी मंत्रियों का लक्ष्य है कि गाजा युद्ध में स्थायी सीज फायर कराया जाए। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सीज फायर के बाद हमास ने पहली बार रिहा किए 25 बंधक, इजराइल के 13 नागरिक इसमें शामिल। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार से 4 दिन का संघर्ष विराम शुरू हुआ। इस सीज फायर के तहत हमास ने 25 बंधकों को रिहा किया है, जिनमें इजराइल के 13 और थाईलैंड के 12 नागरिक शामिल हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हमास ने गाजा से इन कुल 25 बंधकों को रिहा किया है। दूतावास के अधिकारी जल्द ही इन बंधकों के पास पहुंचने वाले हैं। रिहा किए गए इन बंधकों के नाम और अन्य जानकारी जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, युद्ध विराम लागू होते ही ईंधन और रसोई गैस से भरे 8 टैंकर भी इजिप्ट से गाजा पट्टी के लिए पहुंच चुके हैं। इजराइल ने इसकी अनुमति दे दी थी। जी हाँ, युद्ध विराम होने के बाद शुक्रवार को ईंधन और रसोई गैस से भरे 8 टैंकर इजिप्ट से गाजा पट्टी पहुंचे। इन टैंकरों को इजराइल इजिप्ट के बीच राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में एंट्री दी गई। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी खबर, कतर में मौत की सजा पाए भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों की याचिका स्वीकार, जल्द होगी अदालत में सुनवाई। जी हाँ, भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने यह याचिका दायर की है। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इसे स्वीकार कर लिया और अब अपील का अध्ययन कर जल्द इस पर सुनवाई शुरू करेगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया। कतर की सरकार ने नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। बीते 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उत्तरी सेना प्रमुख ने कहा राजौरी पुंछ में 20 से 25 आतंकी सक्रिय हैं। दहशत गर्दों में रिटायर्ड पाक सैनिक भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा खुलासा किया इन्होंने। दरअसल उत्तरी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि सीमा पार से भारत में आए कुछ आतंकवादी सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। उनके अनुमान के मुताबिक राजौरी और पुंछ के साथ लगते इलाकों में अभी भी 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जम्मू में राजौरी मुठभेड़ के बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये बात कही। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि हमने मुठभेड़ में अपने 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया, लेकिन 2 खूंखार आतंकवादियों को भी मार गिराया है। हमारे जवानों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि इन दहशतगर्दों में पाकिस्तान का रिटायर्ड सैनिक भी शामिल हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थायी रूप से बंद किया अपना दूतावास। आखिर क्यों लिया ये बड़ा फैसला? दरअसल अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अफगान दूतावास ने कहा कि भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से 30 सितंबर को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है। ये कदम इस उम्मीद में उठाया गया कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदल जाएगा। अफगान दूतावास ने कहा कि यह संज्ञानात्मक है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक संघर्ष के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान दूतावास ने अपने बयान में कहा कि भारत में अफगान नागरिकों के लिए दूतावास अफगान मिशन की समझ और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करता है। एक और खबर की बात करें, जहां निज्जर पर ट्रूडो को बहुत बड़ी फटकार, पन्नू पर अमेरिका से क्यों अलग तरीके से पेश आ रहा भारत? दरअसल
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा में जारी राजनयिक विवाद के बीच ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को दावा किया है कि एक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साजिश में शामिल होने की चिंताओं को लेकर अमेरिका ने भारत को भी चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि अमेरिकी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और इस मामले को भारत के समक्ष उठाया है। ब्रिटिश अखबार की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर भारत सरकार ने कहा कि वो सुरक्षा मामलों पर अमेरिका से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेता है, क्योंकि वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर भी असर डालते हैं। भारत की यह प्रतिक्रिया इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों के जवाब में यह प्रतिक्रिया कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर दी गई प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग है। सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। 18 जून 2023 को कनाडा के सर्रे शहर में गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों और ट्रूडो के आरोपों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां तक कह दिया था कि कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। कनाडा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की आवश्यकता है। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि कनाडा की तरह अमेरिका को जवाब क्यों नहीं। तो आपको बता दें, कनाडा और अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों पर विचार करें तो कनाडा के मामले में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और हत्या की जांच चल रही थी। वहीं अमेरिका के मामले में हत्या की कथित साजिश है, इसीलिए दोनों अपराध की प्रकृति अलग अलग है। कनाडा के मामले में जस्टिन ट्रूडो ने सीधे भारत सरकार पर उंगली उठाई, वहीं अमेरिका के मामले में अभी तक सीधे तौर पर भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलते बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आसमान में उड़ते उड़ते विमानों के साथ हो रहा सिग्नल वाला धोखा, डीजीसीए ने कर दिया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मिडल ईस्ट के पास से गुजरने वाले विमान अचानक से भटक जा रहे हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता दें, पिछले कुछ समय से ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं कि जब सिविल एयरक्राफ्ट मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उड़ान भरते हैं तो उनके नेविगेशन सिस्टम को धोखा दिया जा रहा है। ये तेजी से एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है। इसके मद्देनजर नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने सभी भारतीय एयरलाइनों को एक सलाह जारी की है। डीजीसीए की एडवाइजरी का उद्देश्य एयरलाइंस को खतरे की प्रकृति और इस पर प्रतिक्रिया देने के बारे में सचेत करना है। सर्कुलर में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की ओर से नए खतरों के कारण विमानन उद्योग अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। इसमें सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग भी शामिल है। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों इसके पीछे क्या हो सकता है कारण? चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने बेटे बिलावल भुट्टो को बताया अनुभवहीन, एक्सपीरियंस लेस। 2024 के चुनाव पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अगले साल होने जा रहे आम चुनाव के बाद कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। किसी एक पार्टी को बहुमत का आंकड़ा यानी 172 सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसे में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद देश में सरकार गठबंधन की ही बनने जा रही है। अपने बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रचार अभियान पर हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि उसको अभी अनुभव की कमी है। बिलावल की ओर से चुनाव प्रचार में पुराने राजनेताओं को लगातार मैदान से हट जाने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें, जहां वर्ल्ड कप ट्रॉफी विवाद में फंसे मिशेल मार्श ऑलराउंडर की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में टीम इंडिया को हराकर छठी बार वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श की तस्वीरें खूब वायरल हुई। दरअसल इस फोटो में मिशेल मार्श अपने पैरों के नीचे वर्ल्ड कप ट्रॉफी को रखे नजर आए, जिसके बाद क्रिकेट फैंस ने खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन अब मिशेल मार्श की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मिशेल मार्श के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह मिशेल मार्श ने अपने पैरों के नीचे वर्ल्ड कप ट्रॉफी को रखा, उससे भारतीय फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बताते चले कि पैट कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। अगली खबर की बात करें, जहां डीप फेक वीडियो से निपटने को एक्शन में मोदी सरकार, कंटेंट की जांच के लिए अधिकारी की होगी तैनाती। जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों डीप फेक वीडियो ने सनसनी फैलाकर रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी चुनौती बताया है। केंद्र सरकार डीप फेक वीडियो से निपटने के लिए प्लान तैयार किया है। इसके तहत डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ऐसी सामग्री की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अगली खबर बता दें, जहां चीन में H9N2 वायरस के कहर के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कड़ी निगरानी की जा रही। जी हां, कोरोना के बाद अब चीन में H9N2 वायरस का कहर बरपा रहा है। उत्तर चीन में काफी संख्या में H9N2 वायरस ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। H9N2 की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों में सांस लेने की समस्या हो रही है। उधर चीन में तेजी से फैल रहे इस वायरस को देखते हुए, केसों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय ने कहा कि चीन की स्थिति की कड़ी निगरानी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके पूरे लक्षण निमोनिया की तरह है। बाकी इसका पर्टिकुलर नाम क्या है दोस्तों, वो अभी निकलकर सामने नहीं आया, उसकी जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसका साइंटिफिक नेम H9N2 कहा जा रहा है। एक और खबर की बात करें, जहां पर पनौती ने हरवा दिया वाले बयान पर राहुल गांधी की बढ़ गई मुश्किलें। राहुल गांधी को मिले नोटिस पर कांग्रेस ने कहा कि किसी का नाम कहां लिया हमने। जी हाँ, एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद वायरल हुआ राहुल गांधी का ये बयान कि पनौती ने मैच हरवा दिया। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बुधवार को इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी की। उधर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से इस मामले में उनका जवाब मांगा है। तो वहीं कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने किसी नाम का उल्लेख तो अपने भाषण में नहीं किया। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।